डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने बॉडी के स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स, सेल, टिश्यू और बॉडी में जो 10 सिस्टम्स हैं इनकी हमने स्टडी की थी। सेकेंड ईयर में हमें जो सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसमें हमें ऑर्गन में जो डिजीजेस होती हैं उनके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज होती हैं वो हमारे ऑर्गन पे किस तरह से काम करती है, इसकी हमें स्टडी करनी है। तो हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारी क्लियर होनी बहुत जरूरी है, तभी हम फार्माकोलॉजी समझ पाएंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो हमने पिछले साल पढ़ा है, उसमें हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पर आप न्यूरॉन की एनाटॉमी देख सकते हैं। न्यूरॉन एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसमें कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन है और ये एक न्यूरोनल नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। न्यूरॉन में आप देख सकते हो यहाँ पर डेंड्राइट्स, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सेल बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है सेल बॉडी, और इससे कनेक्टेड होते हैं डेंड्राइट्स, और यहाँ पर होता है इसका न्यूक्लियस, और इस पोर्शन को हम कहते हैं यहां से यहां तक, ये कहलाता है एक्सॉन। और ये वाला जो पार्ट है ये एक्सॉन का टर्मिनल कहलाता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जहां पर कनेक्ट होता है उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, उसको हम साइनेप्स कहते हैं। जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन, एक न्यूरॉन ये है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये इसका निचला हिस्सा है। अब इससे जो न्यूरॉन कनेक्ट होगा तो पिछले जो पीछे न्यूरॉन होगा उसका हेड इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये हेड है। आगे एक न्यूरॉन होगा तो आगे वाले न्यूरॉन की टेल इससे कनेक्टेड रहेगी। इस तरह से ये न्यूरॉन एक पूरा जंक्शन से फॉर्मेशन करता है नेटवर्क का, और हमारे ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसको हमारे ब्रेन तक ये ट्रांसफर करता है, और ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसको ये अफेक्टर ऑर्गन तक ट्रांसफर करता है। तो ये न्यूरॉन की हमने एनाटॉमी समझ ली। इसकी फिजियोलॉजी समझने के लिए हमें न्यूरो ह्यूमरल कंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने सुना होगा, ऐसी ऐसा कहते हैं ना कि भाई हमारी बॉडी करंट से चलती है, क्योंकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एनायंस होते हैं, कैटायंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज के थ्रू हमारी बॉडी ऑपरेट करती है ना। हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। हार्ट में एसए नोड होता है, वी नोड होता है, वहां पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जिसको हम ईसीजी से डायग्नोस करते हैं हार्ट की प्रॉब्लम को। और ब्रेन में भी हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मैंने आपको बताया था। तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो एनायंस और कैटायंस की वजह से होती है। कैटायंस पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और जब कोई स्टिमुलस जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो 70 मिली वोल्ट का जो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो स्टिमुलस की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, और वो फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है, डीपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन होता है, हाइपरपोलराइजेशन होता है, और इस तरह से न्यूरॉन में कंडक्शन होता है स्टिमुलस का, ठीक है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने न्यूरॉन की समझ ली है, जिससे कि हमको आगे कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रिनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स को हम आसानी से समझ पाए। ये क्लियर है आपको? इसमें किसी को कोई डाउट है? ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, मैं जस्ट आपको मैंने रिवाइज करवाया है जिससे कि हम कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को समझ पाए। इमरान, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ये है हमारा साइनेप्स, ठीक है। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन
ये है, दोनों न्यूरॉन आपस में जहां पर कनेक्ट होते हैं हम उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ठीक है। और ये होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। और यहाँ पर रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, PNS, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है? एस्टाइल कोलिन, जिसको हम ACH से डिनोट करते हैं। जब कोई स्टिमुलस आता है तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे यहाँ पर एस्टाइल कोलिन रिलीज होता है, और ये अपने रिसेप्टार से बाइंड होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट है रिसेप्टार, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टार। और ये जो पोर्शन है ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये है प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और इस पे हमारा लिगेंड या बायोमोलिक्यूल बाइंड होता है, या न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन इससे बाइंड होते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। तो जब कोई स्टिमुलस आता है ना, तो यहाँ पर वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहते हैं, और ये वेसिकल्स को कैल्शियम, ये है कैल्शियम, कैल्शियम अपने चैनल के थ्रू अंदर आएगा और इन वेसिकल्स को रैप्चर करेगा, और यहाँ से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद में अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो मैंने आपको एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर बताए थे, निकोटिनिक और मस्कैरिनिक। निकोटिनिक के सब टाइप क्या बताए थे आपको? NN और NM। और मस्कैरिनिक के सब टाइप क्या बताए थे? M1, M2, M3, M4 और M5। तो ये है आपके रिसेप्टर, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक, ठीक है। और ये होते हैं वेसिकल्स जहां पर स्टोर रहता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और इस न्यूरॉन को हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन बोलते हैं। कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एस्टाइल कोलिन के थ्रू अपने कंडक्शन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे परफॉर्म कर रहा है। गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन वर्ड आपने सुना होगा, जहां पर सेल बॉडी आपस में कनेक्ट होती है, जहां पर सेल बॉडी नंबर्स में ज्यादा होती है, हम उसको गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है ये क्लियर हुआ। यहाँ से जब सोडियम अंदर जाता है तो इसको सोडियम का इनफ्लक्स बोलते हैं, इनफ्लक्स और इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब होता है पोटेशियम का बाहर आना, और इनफ्लक्स मतलब होता है सोडियम का अंदर जाना। तो ये जो सोडियम अंदर जा रहा है, पोटेशियम बाहर आ रहा है, इसी से ये कंडक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो जो सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होता है, और जो पोटेशियम है, पोटेशियम जो है ये आपका इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर मतलब होता है सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब होता है सेल के बाहर। और ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर है तो ये इंट्रासेलुलर हो गया, और ये मेम्ब्रेन के बाहर है सोडियम, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। तो ये दोनों आयन के एक्सचेंज से ही कंडक्शन होता है, ठीक है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और स्टिमुलस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। और जब यहाँ पर स्टिमुलस आता है तो ये जो वेसिकल्स हैं इससे एक्सोसाइटोसिस की, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है वेसिकल्स का फटना, रैप्चर होना, और उससे न्यूरोट्रांसमीटर का बाहर आना, इसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसी का अपोजिट होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी वेसिकल्स में या किसी सेल में बाहर से किसी चीज का अंदर आना, इसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या बाहर आता है? एस्टाइल कोलिन। और एस्टाइल कोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है? कंडक्शन को कैरी फॉरवर्ड करना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्टिमुलस को ट्रांसफर करनी, ठीक है। यदि ये न्यूरॉन हमारे मसल्स की प्लेट से जुड़े हैं तो हम उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। यही न्यूरॉन हमारे ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं। तो यदि एंडोक्राइन सिस्टम में किसी सिग्नल को पास ऑन करना है, किसी ग्लैंड से किसी हार्मोन को रिलीज करवाना है, तो ग्लैंड से जो न्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं वो न्यूरॉन वो इंफॉर्मेशन उस ग्लैंड तक लेके जाते हैं, और फिर ग्लैंड से सिक्रीशंस होने लगते हैं। ग्लैंड्स आपको मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाया था। लैक्राइमल ग्लैंड्स हमारी आंखों में होती है, आंखों से जो पानी आता है,
है ना, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, है ना, सिबेशियस ग्लैंड होती है, क्योंकि हमारे स्किन पे हल्का सा आपने देखा होगा ऑयली स्किन हो जाती है, सिबेशियस ग्लैंड है। मैमरी ग्लैंड्स हैं जो फीमेल्स में मिल्क का प्रोडक्शन और मिल्क का सिक्रीशन करती हैं, है ना। हमारे स्टमक में भी ग्लैंड्स होती हैं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड है जो कि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है ना, बाइल जूस होता है हमारे स्टमक में, ये सब सिक्रीशंस होते हैं। म्यूकस म्यूकस सेल जो होती है, म्यूकस सिक्रीशन करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ये सारे सिक्रीशंस होते हैं, है ना। तो ये जो सिक्रीशंस है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो हमने साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है ये देखा, न्यूरॉन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमने डिस्कस की, और न्यूरोह्यूमरल कंडक्शन, न्यूरोह्यूमरल कंडक्शन किस तरह से होता है। तो ये स्ट्रक्चर में आपको किसी को कोई डाउट है, समझ में आया आपको, सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, कंडक्शन किस तरह से होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो सोडियम और पोटेशियम आयन एक्सचेंज होंगे, और जिसके थ्रू स्टिमुलस को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और रिसेप्टार क्या होते हैं, ये है रिसेप्टार। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, इमरान। यस सर। इसके आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो कि सर ये हमारे लेक्चर नर्व, हाँ सर ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा ना सर? हाँ हाँ, ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनो ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है, अपने आप, है ना, ऑटोमेटिक मतलब होता है अपने आप। तो नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया था। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा हार्ट पंपिंग कर रहा है, मैं आपको अभी टीचिंग कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपका हार्ट पंपिंग कर रहा है, आपका ध्यान यहाँ पर है फिर भी पंपिंग हो रही है, आपकी किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है, आपके स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, आपके किडनी से फिल्ट्रेशन हो रहा है और यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपकी बॉडी में बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, जैसे ब्रीदिंग, मेडुला ऑब्लंगाटा से हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल होती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में हो रही नहीं। हम ये तो नहीं कहते कि भाई सांस लेता रहूं, मैं यदि सांस लेना भूल जाऊंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा। कि आप बोलते हो पेट को कि भैया खाना बहुत खा लिया है, पचा दे, ऐसा तो नहीं बोलते, अपने आप ही सारा काम होता है। तो जो काम अपने आप हमारी बॉडी में होता है ऑटो पायलट मोड पे अपने आप, है ना, उसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करती है हमारी बॉडी। ऐसे ड्रग्स हम पढ़ेंगे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है आपका कॉलिनर्जिक ड्रग, कॉलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और गैंग्लियन या गैंग्लिया, एड्रीनर्जिक ड्रग्स जिसको हम सिम्पेथो मिमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं, और एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स या एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो इतने ड्रग्स हैं जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि एस्टाइल कोलिन की तरह काम करते हैं। एस्टाइल कोलिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, और जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो अपने एक्शन शो करेगा, उस एक्शन को जो मिमिक करते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिम्पेथो मिमेटिक ड्रग्स। मिमेटिक वर्ड आया है मिमिक्री से। मिमिक्री क्या होती है, आपने देखा होगा कुछ लोग शाहरुख खान की एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, किरण, है ना, नाना पाटेकर, इनकी आपने देखा होगा मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री मतलब किसी के जैसा एक्शन परफॉर्म करना, जैसा सामने वाला कर रहा है वैसा हम करने की कोशिश करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री। उसी से वर्ड आया है मिमिक। तो ऐसा ड्रग जो कि एस्टाइल कोलिन की तरह काम करे, ऐसा ड्रग जो कि एस्टाइल कोलिन की तरह काम करे, उसको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। ये एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर से बाइंड होगा और वही काम करेगा जो एस्टाइल कोलिन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं।
और एसिटाइल कोलिन किस में काम करता है? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में। दो बताए थे ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक में क्या होता है? सडनली आपके सामने लॉयन आ गया, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, यू आर रेडी टू फाइट, यू आर रेडी टू रन। तो आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जनरेट होगा। वो किसकी वजह से होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। और उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। और इसका अपोजिट क्या होता है? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। यदि आपने बढ़िया भरपेट खाना खा लिया, उसके बाद आप रेस्ट कर रहे हो, तो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और यदि आपने सडनली कोई शेर देख लिया और वो शेर आप पे हमला करने वाला है, तो आपके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एड्रेनालिन का रिलीज बढ़ जाएगा, है ना। तो पैरासिम्पथेटिक में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है? एसिटाइलकोलिन। और सिंपैथेटिक में कौन सा काम करता है? एड्रेनालिन। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स जो कि एसिटाइलकोलिन की तरह काम करते हैं, हम उसको कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। और ऐसे ड्रग्स जो कि एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को कम करते हैं, एसिटाइलकोलिन के एंटागोनिस्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का एग्जांपल है एट्रोपिन सल्फेट। इसके इंजेक्शन हॉस्पिटल में इमरजेंसी कंडीशन में मरीज को लगाए जाते हैं, ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। और एड्रिनर्जिक ड्रग्स वो होते हैं जो एड्रेनालिन की तरह काम करते हैं, है ना। इसको हम सिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। सिम्पेथोमिमेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बूस्ट अप कर रहे हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम इसको सिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स कहते हैं। और सिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स क्या होंगे? ऐसे ड्रग्स जो कि एड्रेनालिन की एक्टिविटी को कम करेंगे, उसको हम बोलते हैं एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स, या हम उसी को क्या कह सकते हैं? एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं आपको बताया था मैंने। इसमें एफिनिटी होती है, रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आया कोलिनर्जिक क्या है, एंटी कोलिनर्जिक क्या है, एड्रिनर्जिक क्या है और एंटी एड्रिनर्जिक क्या है। कोलिनर्जिक कोई हम दूसरा नाम क्या है इसका? पैरासिम्पेथोमिमेटिक। और एंटी कोलिनर्जिक का दूसरा नाम क्या है? पैरासिम्पेथोलाइटिक। लाइटिक जो वर्ड है मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना, ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को ही हम पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं, और इसको हम पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स कहते हैं। ये इसके सिनोनिम्स हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिनोनिम पर्यायवाची लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। और एड्रिनर्जिक और एंटी एड्रिनर्जिक, एड्रिनर्जिक को ही हम क्या बोलेंगे? सिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स। और एंटी एड्रिनर्जिक को क्या बोलेंगे? सिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स। तो ये क्लियर है आपको? ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एड्रिनर्जिक ड्रग्स और एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन के एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको? कोई डाउट है यस इसमें? सर। ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस पे काम करने वाले ड्रग्स। तो इसमें आता है आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक्स, ड्रग्स यूज्ड इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स और एंटी मैनिक ड्रग्स। एंटी मैनिक ड्रग्स को हम मूड स्टेबलाइजर भी कहते हैं। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या होते हैं? मैंने आपको मसल्स पढ़ाया था, हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं? हमारे हार्ट में होते हैं, किडनी में होते हैं, हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, वहां पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारी आई में होते हैं, रेडियल मसल्स हैं और सर्कुलर मसल्स हैं, ये हमारी आई में प्रेजेंट होता है। तो स्केलेटल और स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? जो हड्डियों से कनेक्टेड होते हैं, जो हड्डियों से कनेक्टेड होते हैं उसको स्केलेटल मसल बोलते हैं, ठीक है। तीन टाइप के मसल्स मैंने आपको पढ़ाए थे। स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स जो कि हड्डियों से, मांस जो हड्डी से कनेक्टेड है। और एक होता है स्मूथ मसल, जो मैंने अभी आपको बताया आंखों में, हार्ट में। और एक मसल होता है आपका कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे हार्ट में, जो कि कॉन्ट्रेक्शन का काम करता है। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या करते हैं? हमारी स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने के काम आते हैं। लोकल एनेस्थेटिक सुन्न करने के काम आते हैं। जो माइनर सर्जरीज होती हैं, जैसे किसी का दांत उखाड़ना है,
टूथ का एक्सट्रैक्शन करना है ना, तो माइनर सर्जरी के केस में हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करेंगे। किसी के पैर में भी चाई बन गई है, उस चाई को हमें काट के निकालना है ना, कोई माइनर सी सर्जरी करनी है, किसी को पाइल्स हो गया, भगंदर हो गया, फिस्टुला हो गया, तो पर्टिकुलर बॉडी की किसी लोकलाइज्ड एरिया को यदि हमें शून्य करना है ताकि दर्द का एहसास ना हो और मरीज कोऑपरेट करे डॉक्टर के साथ, तो हम वहां पर लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। इसके लिए हम जैसे डाइबोकेन यूज कर सकते हैं, लीडोकेन, प्रिलोकेन, है ना, ये ड्रग्स के एग्जाम्पल है। और यदि हमें मेजर सर्जरी करनी है जिसमें मरीज बेहोश हो जाता है, मरीज को नहीं पता सर्जरी के दौरान क्या क्या हो रहा है, तो जो जैसे बड़ी सर्जरी है, स्टमक की सर्जरी है, हार्ट की सर्जरी है, किडनी ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, ऐसी जो मेजर सर्जरीज होती हैं उसमें जनरल एनेस्थेटिक दिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में मरीज को लेके जाया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। तो जो बेहोशी की दवाई होती है उसी को हम जनरल एनेस्थेटिक कहते हैं। मरीज इसमें मरीज की बॉडी में इसमें कॉन्शियसनेस चली जाती है, मरीज को नहीं पता उसके आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, बेहोश हो जाता है मरीज और उसके बॉडी में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता और उसको पेन का एहसास नहीं होता। तो ये लोकल और जनरल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक का एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, कीटामीन और प्रोपोफोल, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। और प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होते हैं जो हम जनरल एनेस्थेसिया से पहले मरीज को देते हैं, को हम प्री एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक होती है हमारी नींद की गोलियां, ये बेचैनी को कम करती है, हमारे बॉडी को रिलैक्स करती है और सोने में हमारी मदद करती है, इसको हम स्लीपिंग पिल्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्प्राजोलम और डायजेपाम, सेडेटिव और हिप्नोटिक। ऐसी दवाई जो कि मिर्गी के इलाज में यूज होती है उसको हम एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, इपिलेप्सी का कॉज क्या होता है? एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन में एक्सेस में न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होने लगता है, फायरिंग होने लगती है, जिस वजह से मिर्गी हो जाती है। और ऐसे ड्रग्स जो कि पार्किंसनिज्म के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग कहते हैं। और पागलपन के इलाज में जो दवाई यूज होती है जैसे हेलोपेरिडोल और रेस्पेरिडोल, तो इनको हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहते हैं। और डिप्रेशन, अवसाद, यदि कोई मरीज अवसाद में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, बहुत चिंता करता है, ओवर थिंकिंग करता है, स्ट्रेस में रहता है, एंटी सोशल हो गया है ना, तो उसको हम जो दवाई देते हैं, इंपायरामीन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इंपायरामीन। और एंटी मैनिक ड्रग, मेनिया मतलब होता है डर, कुछ लोगों को डर लगने लगता है ना, उनका मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता है, फ्रिक्वेंटली उनका मूड स्विंग होता है, उनको डर लगता है, उनको लगता है कि कोई उनको मार देगा, उनको लगता है कि पूरी दुनिया मिलकर उनको नुकसान पहुंचाना चाहती है, सोसाइटी, आसपास के लोग, तो वो डर डर में जीता है वो। तो जो मरीज को डर लगता है तो उसको एंटी मैनिक दवाई देते हैं, तो ये उसके मूड को स्टेबलाइज करती है, उसके मन को शांत करती है। ठीक है, एल्जाइमर, एल्जाइमर भी एक बीमारी है जो यहाँ दी नहीं है, जिसमें व्यक्ति भूल जाता है। एल्जाइमर की बीमारी, डिमेंशिया की बीमारी होती है ना, ये सारी बीमारी आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है ना। नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है पेरिफेरल और सेंट्रल में, है ना। सेंट्रल में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अभी आगे वो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा नर्वस सिस्टम का। तो ये ड्रग्स के नाम आपको याद रहेंगे जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, लोकल एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एज अ प्री एनेस्थेटिक एजेंट, सेडेटिव हिप्नोटिक, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। इसी को हम एंजियोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं क्योंकि एंजाइटी को कम करती है, एंजाइटी मतलब घबराहट। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स और एंटी मैनिक ड्रग्स। ये क्लियर है यहाँ तक? कामना, यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। हम्म। अब ये क्लिनिकल थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन है ऐसे ड्रग्स का जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है। तो इसमें आपका एक ड्रग है कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट का एग्जांपल है आपका एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन जो ड्रग है आपका, ये
कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है आपका ब्रोंकोडायलेटर। तो ऐसे ड्रग्स जो कि ब्रोंकस को डायलेट करेंगे, चौड़ा करेंगे। ब्रोंकस एक हमारे सांस लेने की नली होती है। अस्थमा के जो पेशेंट है, सीओपीडी के पेशेंट है, उसमें एयरवे पैसेज में इंफ्लामेशन की वजह से, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से सांस लेने में मरीज को प्रॉब्लम होती है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, जिसमें आपका एड्रेनालिन आता है, आइसोप्रिनालिन आता है, सॉल्ब्यूटेमॉल आता है, ठीक है, और सॉलमेट्रॉल आता है, फॉर्मेट्रॉल आता है, सर्ब्यूटालिन आता है, ठीक है। तो ये सब इसके ड्रग्स हैं। नेजल डीकंजेस्टेंट, तो इसमें आपका नेफाजोलिन आता है। यदि किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उसके नेजल में, नेजल कैविटी में कंजेशन हो गया है, ठीक है, आपने देखा होगा जब सर्दी हो जाती है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो नेजल डिकंजेस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेसोडायलेटर। तो ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे वेसल्स को डायलेट करें, इसका एग्जांपल है मिनॉक्सिडिल, ब्यूटालीन और सॉल्ब्यूटेमॉल। ये क्या करते हैं, वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारी वेसल है ना, तो इसको ये चौड़ा कर देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेसोडायलेटर, जो वेसल्स को डायलेट करने के काम आते हैं। और एपेटाइट सप्रेसेंट, ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे भूख को कम करेंगे, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो गया है, वो नहीं चाहता कि उसका वजन और बढ़े, तो वजन को कम करने वाली जो दवाइयां होती है, इससे भूख मर जाती है, मरीज को भूख नहीं लगती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपेटाइट सप्रेसेंट। सप्रेशन मतलब होता है कम करना, एपेटाइट मतलब होता है भूख, ठीक है। तो जो भूख को कम करने वाली दवाई है उसी को हम एपेटाइट सप्रेसेंट कहते हैं, ठीक है। और भूख बढ़ाने वाली भी दवाई आती है। यदि कोई व्यक्ति अंडर वेट है और उसको अपनी भूख बढ़ाना है, तो सिप्रोहेप्टाडीन आता है सिरप, जिससे भूख बढ़ जाती है। खाना खाने के 15 मिनट पहले खाओ, भूख बढ़ जाएगी। 2 रोटी ज्यादा खाओगे तो बॉडी में थोड़ा सा मास, बल्क बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्लिनिकल थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन है आपके ड्रग्स का, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ये एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है जो कि मिर्गी के इलाज में यूज होती है। बारबिटूरेट है, जिसमें तीनों बारबिटोन आता है, ठीक है। हाइड्रोटोन डेरिवेटिव है जिसमें पेनिटोइन आता है। सक्सीनामाइड ड्रग है। ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, ठीक है। वाइगा बैटरीन है, टाइगा बैटरीन है ना, कार्बामेजिपिन है, कार्बामेजिपिन, ठीक है। आपका फिनोबार्बिटोन और फेनिटोइन, है ना। ये ड्रग्स आपके मिर्गी के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। वाइगा बैटरीन, येगाबीन, ठीक है। तो ये आपके एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स हो गए। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि आपके पार्किंसनिज्म के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ठीक है। इसमें आपका ब्रोमोक्रिप्टीन आता है ना, और डोपामाइन आता है, डोपामाइन ड्रग है। लीवोडोपा आता है, कार्बिडोपा आता है ना। ये सारे ड्रग्स आपके पार्किंसनिज्म के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ये ड्रग्स आपके पागलपन के इलाज में यूज होते हैं, ठीक है। फ्लोरप्रोमाजीन, फ्लोरप्रोमाजीन है, और आपका हेलोपेरिडॉल है, रेसपेरिडॉल है, और ड्रोपेरिडॉल है। तो ये सारे ड्रग आपके पागलपन के इलाज में यूज होते हैं। एंजाइटी को कम करने वाले ड्रग जिसमें डाइजेपाम आता है। डाइजेपाम एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक भी यूज होता है। ये बेंजोडाइजोपिन कैटेगरी का ड्रग है, जिसमें एल्प्राजोलम आता है, ऑक्साजिपाम आता है, लोराजिपाम आता है, एल्प्राजोलम आता है। तो ये सारे ड्रग्स आपके सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी के ड्रग्स हैं, जो कि एंजाइटी को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये आपके ऐसे ड्रग्स है जो कि हेलुसिनेशन कॉज करते हैं, ठीक है। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, जिसमें कैनाबिनॉइड्स आते हैं, भांग है, चरस है। ये सारे नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं। लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। ये ड्रग से लोग नशा भी करते हैं। ये एक्स शेड्यूल में आता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता, और मेडिकल स्टोर पे इसका डेटा आपको स्टोर करके रखना पड़ता है 3 साल तक। बिना प्रिस्क्रिप्शन के मरीज को नहीं दे सकते।
ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, उसका एग्जांपल है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और क्लोनिडीन, डोब्यूटामीन, सॉल्ब्यूटेमॉल। ये सारे ड्रग्स हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं और इनके रिसेप्टर क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टार्स हैं। इससे कौन बाइंड होता है, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है और एड्रेनालिन क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इंप्रूव करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगी, मसल्स, कार्डियक मसल्स का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, हार्ट की पंपिंग स्पीड बढ़ेगी। तो ये सारे एक्शंस हमारी बॉडी में आएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखो, ये है हमारा एसिटाइल को ए। ये एक एंजाइम होता है, ठीक है। जब ये कोलिन के साथ कंबाइंड होगा तो एस्टाइल कोलिन बनाएगा, और एस्टाइल कोलिन अपने वेसिकल्स में स्टोर रहेगा। और जब कोई स्टिमुलस आएगा तो ये रैप्चर से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एस्टाइल कोलिन बाहर आएगा, और एस्टाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, अपना एक्शन देगा, और एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में वो कोलिन और एसिटेट में ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, और फिर उसका रीअपटेक हो जाएगा, और फिर ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है, ठीक है। तो यदि हमको एस्टाइल कोलिन की एक्टिविटी को बढ़ाना है तो हमें एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेस के इनहिबिटर्स देने पड़ते हैं, ठीक है। ये एस्टाइल कोलिन की सिंथेसिस, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उसका बाहर आना, अपने रिसेप्टर से बाइंड करके एक्शन देना, और एस्टाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होना, रीअपटेक होना, और फिर इसकी सिंथेसिस होती है, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है। ये यहाँ पर ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है दोनों, रिसेप्टर है ना, मस्कैरिनिक और निकोटिनिक। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये रिसेप्टर अभी बताए थे ना, एस्टाइल कोलिन के रिसेप्टर है, निकोटिनिक और मस्कैरिनिक। क्या होता है एस्टाइल कोलिन, कोई बताएगा, बताओ इमरान। एस्टाइल कोलिन क्या है, आप में से कोई भी बता सकता है, एस्टाइल कोलिन क्या है बताओ। सर न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी गुड। और ये कौन से नर्वस सिस्टम में काम करता है, पीएनएस, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, रुको मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखो इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखो, इधर आप देख सकते हो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी, ठीक है, और इस तरफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो हार्ट तेजी से पंप करेगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है, एरिथमिया क्या होता है, हार्ट बीट, चेंज इन हार्ट बीट। यदि हार्ट बीट, नॉर्मली हार्ट हमारा 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, और यदि ये मोर देन 100 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैकीकार्डिया। और यदि ये 60 से नीचे आती है, क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे हार्ट रेट कम होगी, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक में हार्ट रेट कम होगी और सिंपथेटिक में हार्ट रेट बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन किस में होगा, हमारे एयरवे पैसेज किस में सिकुड़ेंगे बताओ। ये पैरासिम्पथेटिक में होगा। और हमारे जो जीआईटी के मूवमेंट है, ये किस में बढ़ेंगे, जीआईटी के जो मूवमेंट है ये पैरासिम्पथेटिक में। मियोसिस किस में होगी, पैरासिम्पथेटिक में। हमारे ग्लैंड्स के सिक्रीशन किस में बढ़ेंगे, ग्लैंड के सिक्रीशन हमारे पीएनएस में, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक में क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, कंडक्शन बढ़ेगा,
हमारा ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा, जीआईटी के मूवमेंट हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, और हमारे यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा। माइड्रियासिस होगी। माइड्रियासिस क्या होती है? माइड्रियासिस और मियोसिस, हमारी आंख की पुतली का बारीक हो जाना मियोसिस, और आंख की पुतली का फैल जाना माइड्रियासिस। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे सिक्रीशंस कम हो जाएंगे। मतलब पैरासिम्पैथेटिक का अपोजिट है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक कब होगा? फाइट एंड फाइट का रिस्पॉन्स जब हमारी बॉडी में आएगा। और पैरासिम्पैथेटिक कब होगा? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो ये क्लियर है? सिंपैथेटिक में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा बताओ? सिंपैथेटिक में कौन सा काम करेगा इसमें? बताओ न्यूरोट्रांसमीटर का नाम जल्दी। एड्रेनालिन काम करेगा। हम्म। और इसमें कौन सा करेगा? हम्म। नॉन एड्रेनल। एस्टाइल कोलिन, ठीक है, नॉर एड्रेनालिन। ये ड्रग्स के थेराप्यूटिक यूजेस हैं, ठीक है, इसको आप देख के नोट बना लेना।